नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज ऑफ कोर्स सोने के साथ ही है, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम हाईज नित नए बनते हुए नजर आए हैं। इसका डोमेस्टिक मार्केट्स पे, खरीदारी पे किस तरह का असर पड़ा है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर यूएस के साथ डील की खबर पर, क्योंकि काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आई हैं। इसका एग्री ट्रेड पे क्या असर रह सकता है, इस पर भी होगी बात। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन एंड आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सोने से पहले शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर सोने में नित नई तेजी बनते हुए नजर आई है। वंदना, हमने $3650 अनाउंस तक के लेवल्स यहां पर बनते हुए देखे हैं। जिस तरह की बढ़त यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है, इन्फ्लेशन डेटा यूएस से आना बाकी है, अगले हफ्ते यूएस की फेड की मीटिंग है, तो क्लियरली सोने में तेजी इन सब इवेंट से पहले है। करंट लेवल्स पे आप क्या करने की राय देंगी? अभी कल हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा, हायर साइड पे सोने की क्लोजिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज एक गैप डाउन, हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन इससे भी फिल कर लिया है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कमजोरी तो कहीं से नहीं दिख रही है सोने में फिलहाल। अगर डाउनसाइड किसी भी तरीके का आता है तो वो लिमिटेड यहाँ पे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से निचले स्तर पे यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। करीब करीब यहाँ पे 1,08,800 के करीब आए तो फिर से यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 1,09,500 के करीब जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 1,08,500 का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बारी मनीषा 1,10,000 थोड़ा सा मतलब हल्के नंबर्स थे, वो छूट गया था। और वहां पे मुझे लग रहा है कि 1,10,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो आता हुआ इस हफ्ते में हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सीपीआई का डेटा सोने के नेक्स्ट ट्रिगर के लिए। वंदना, आप कह रही हैं इसी हफ्ते 1,10,000 सोने में देखने को मिलेगा। यूएस फेड तक के लिए क्या राय देंगी? खरीद के काम करना चाहिए? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि खरीद के काम करना चाहिए यहाँ पे। और जिन लोगों की यहाँ पे निचले स्तर से बाइंग है उन्हें 50% एटलीस्ट यहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अगर लिमिटेड अपसाइड का अब यहाँ पे गुंजाइश रह गई है, मैक्सिमम जैसे कि 1,10,000 है, 1,12,000 का लेवल है, वो आता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा रिस्की हो गया। 50% यहाँ पे मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि आप अपने प्रॉफिट को बुक करें। और यूएस फेड में पहले जो 2 कट्स थे, अब यहाँ पे 3 कट की बात हो रही है, जिसकी वजह से भी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था गोल्ड में। और साथ में देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में कहीं से भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सोने में एक बारी जो अपना फ्यूचर्स वाला जो गोल्ड है वो एक बारी 3750 तक जा सकता है रेट कट के समय में। और हमारा जो बाजार है 1,12,000 तक जा सकता है। लेकिन वहां से फिर मुझे लग रहा है कि एक पॉज आता हुआ देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म पॉज। 3750 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और 1,12,000 यहाँ पर भारतीय बाजारों में। हम शायद ये नंबर सितंबर में ही आता हुआ देखें। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश। आनंद जी, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। जिस तरह की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है, और बिल्कुल फेस्टिवल सीजन के बीच में एज ऑफ नाउ बहुत लोग शायद खरीदारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह के दिन है, लेकिन और एक हफ्ता निकल जाने दीजिए और फिर फेस्टिवल और यहाँ पर वेडिंग बाइंग आते हुए नजर आएगी। करंट लेवल्स पे क्या फीडबैक आप देखते हैं ऑन ग्राउंड? लोग ले रहे हैं, शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो डिस्कशन हमें दिवाली के आसपास करना था 1,10,000 के भाव का, वो अभी कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि भाव एकदम तेजी से बढ़े हैं और लोगों को भी विश्वास है कि भाव आगे और बढ़ेंगे। तो मैं ट्रांजिएंट फुटफॉल्स में इंक्रीज देख रहा हूँ। श्राद्ध प्रच होते हुए भी मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और अपने डिसीजंस लॉक कर रहे हैं। लोग गोल्ड की बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदेशा है कि ये भाव और आगे जाएंगे। हाँ, जरूर, अगर भाव आगे नहीं थमते हैं तो मैं ये देख सकता हूँ कि नवरात्रा और आने वाला जो दिवाली का सीजन है, मास फुटफॉल्स के हिसाब से थोड़ा धीमा रहेगा। और उसको कैसे कंपेंसेट करना है, उस फुटफॉल्स को, वो रिटेलर्स के लिए चैलेंज रहेगा। आनंद जी, जैसे आपने कहा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं इस डर से कि आगे जाके प्राइसेस और भी ना बढ़ जाएं। जिस तरह की बाइंग एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, सभी का ये भी कहना है कि वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे लोअर वेटेजेस, लोअर कैरेटेजेस की तरफ ध्यान होने की वजह से जो क्वांटम है गोल्ड का वो घटते हुए देखेंगे हम? मनीषा जी, बेसिकली एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देने हमें कस्टमर्स को कि लोअर कैरेटेज, लाइटर वेट, वो कस्टमर के पास चॉइस रहेगी तो हमें अपनी वैल्यू मिलती रहेगी। लेकिन ओवरऑल ग्राम्स में जो वॉल्यूम्स है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, उसमें जरूर गिरावट 100% देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड, जैसे हम कॉइन्स की बात करते हैं
या बुकिंग्स की बात करते हैं कि आगे के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो डिमांड तो है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड जरूर इस फेस्टिव सीजन में मुझे डिक्लाइन उसमें देखने को दिख रहा है, 100% दिख रहा है। एंड आनंद जी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हाँ तेजी आएगी, कुछ कंसोलिडेशन भी आएगी, शायद कुछ मुनाफा वसूली भी आती हुई नजर आए, लेकिन जो बेस्ट ऑफ मुनाफा वसूली के नंबर्स हैं वो भी $3300 पर आउंस के नीचे के फिलहाल नजर नहीं आते, बिकॉज वो एक लेवल है जो सोने ने तोड़ा ही नहीं है, इवन एज वो 3400 और 3500 के लेवल्स यहाँ पर देख रहा था। तो 3300 का भी मतलब यहाँ पर 95,000 तो है ही। जिस तरह से रुपी गिरा है शायद वो नंबर्स यहाँ पर फिर से भी ना आए, लेकिन क्या आप कहेंगे ये लेवल अब लोगों के दिमाग में बैठ गया है? एवरी टाइम शायद सोना लाख के नीचे जाए लोग आएंगे निकल के खरीदने के लिए? डेफिनेटली देखिए, अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो मैं अगर इंडियन रुपीस की बात करूं तो गोल्ड किसी भी हालत में 1 लाख रुपए से नीचे जाता नहीं दिखता है, क्योंकि काफी सारे रीजन है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वीकनिंग डॉलर है, यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स में जो कॉन्फिडेंस है, वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज है चाइना एंड इंडिया, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है लास्ट ईयर एंड देयर गोल्ड रिजर्व्स आर एट द हाईएस्ट। तो जब गोल्ड रिजर्व एक ऐसी चीज है विच इज सैंक्शन प्रूफ, अमेरिका या कोई भी चीज, कोई भी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो गोल्ड पर सैंक्शन नहीं लग सकता है। तो जब गोल्ड लगातार सेंट्रल बैंक्स खरीद रही हैं तो मैं तो गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के अलावा आई सी अ वेरी वेरी लॉन्ग बुलिश रन इन द गोल्ड। आनंद जी, लोग नया सोना खरीद रहे हैं या फिर पुराना एक्सचेंज का जो दौर है वो अब भी जारी है? देखिए, बहुत अच्छी बात उठाई मनीषा जी। अभी वो जो मैंने बात की एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, तो ओल्ड के अगेंस्ट न्यू ये चीज अभी बहुत चल रही है, और जो ओल्ड गोल्ड का रेशियो है अगेंस्ट न्यू ज्वेलरी, जो पहले 25-20% होता था वो 40% तक आ गया है। कस्टमर्स के माइंड में ये है कि हम अपना ओल्ड गोल्ड जो कि अभी काम में नहीं आ रहा, उसको देकर हम अपने काम की चीज ले सकते हैं, नई ज्वेलरी ले सकते हैं। आनंद जी, एक और सवाल यहाँ पर, सोने में तो जिस तरह की तेजी आई है, क्या उसका फायदा हमने किसी इन सम सेंस चांदी, प्लैटिनम, डायमंड पे आता हुआ देखा है एज ऑफ नाउ? देखिए, डायमंड में तो क्लियर फायदा दिख रहा है। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में, जैसे डायमंड ज्वेलरी लोअर कैरेटेज में बनती है तो ओवरऑल जो वैल्यू बनती है डायमंड की ज्वेलरी की, आजकल हम गोल्ड की 22 कैरेट ज्वेलरी से अगर कंपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू नीचे बैठ रही है। और डायमंड ज्वेलरी एक एस्पिरेशन भी है, तो डायमंड ज्वेलरी की सेल्स में मैं लगातार ग्रोथ देख रहा हूँ। और जो एक पर एनम ग्रोथ 10% की होती थी, इस साल आई कैन सी 15-20% ग्रोथ इन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी। और सिमिलर चीजें चांदी में भी देखने को मिल रही है। चांदी की फैशन ज्वेलरी की ग्रोथ बढ़ रही है। हाँ, अगेन चांदी के आर्टिकल्स एंड जो बर्तन वगैरह है, क्योंकि वो भी चांदी भी काफी बड़ी है तो उसमें भी स्टैग्नेशन है, लेकिन चांदी की फैशन ज्वेलरी में भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो सोने में तो खरीदारी यहाँ पर है ही, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका पूरा फायदा हमने चांदी की ज्वेलरी और डायमंड में यहाँ पर आता हुआ देखा है, जहाँ पे जैसे आनंद जी कह रहे हैं कि 15 से 20% का इजाफा इस फेस्टिवल में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आनंद जी साथ जुड़ने के लिए और इंडियन डिमांड प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पर बात करने के लिए। सोने पे तो हमने बात की है यहाँ पर वंदना, अब चांदी के प्राइसेस में आपको यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, 125 का लेवल टूटा नहीं है, यहाँ पर क्या करें? जी मनीषा, मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो देख रही थी तो अगेन मुझे लग रहा था कि 88.5 से इसे 90:1 तक जाना चाहिए, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो चांदी जो है आज 1,24,800 के करीब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट बाइंग मोड में ही रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,26,000 आ सकती है चांदी, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,24,500 का। तो मुझे लग रहा है कि $42 पे मैंने कहा था कि $40 से $42 बड़ी तेजी में ये आएगी कमोडिटी, लेकिन 40 से 45 जाने में एक पॉज आ सकता है। तो $42 के नियर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, फिर नेक्स्ट फेज में हम $45 आता हुआ देख सकते हैं चांदी में। तो आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि खरीदारी हो, और चांदी में अगर किसी भी तरीके का करेक्शन आता है 1,23,400 मुझे एक्सपेक्टेड है, अगर टेक्निकल लेवल्स बोले तो वहां पे मैं कहूंगी कि जिनको भी यहाँ पे फिजिकल लेना है, ETF लेना है या डेरिवेटिव में लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए एक बढ़िया यहाँ पे फिर से एंट्री पॉइंट रहेगा चांदी में बाइंग के लिए। वंदना, मेटल्स कैसे देखती है? एक बहुत स्ट्रांग उछाल यहाँ पर एल्यूमिनियम में आता हुआ नजर आया है, कॉपर ने अपने गेन्स को होल्ड किया है, जिंक पे अब लोग यहाँ पर बेट करने लगे हैं। बाजार को लगता है कि आगे जाकर जो EV AI की डिमांड है, इन्वेंट्रीज कमजोर हैं, कभी ना कभी ये यहाँ पर हम सपोर्ट बनता हुआ देखेंगे, तो खरीदारी उस लिहाज से भी है। एंड देन ऑफ कोर्स मैक्रोज की फेड यहाँ पर रेट कटौती करेगा, उसका पूरा फायदा यहाँ आया है।
जी, हिस्टोरिकली देखें तो रेट कट्स के बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स होते हैं और क्रूड होते हैं, वहाँ पे तो डिमांड बढ़ती है और उनके प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ते हैं। तो वो जो साइकिल है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि जो न्यू ट्रेड रिलेशंस बने हैं, इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों ने मेटल्स पे आता हुआ देखा है। तो एक जो फियर था मार्केट में कि यहाँ पे मतलब कि डिमांड जो है वो कम होगा इंडस्ट्रियल मेटल का, वो वैसा कुछ आता हुआ दिख नहीं रहा है। और मुझे लग रहा है कि कॉपर जो है ये शाइन कर रहा है, 905 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 910 912 आता हुआ हम इजीली कॉपर में देख सकते हैं। एल्यूमिनियम की बात करूं तो क्रूड से ये काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। अभी क्रूड में एक हम लोगों ने बाइंग आता हुआ देखा है कतर पे हमले के बाद। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में भी जो बाइंग है 64 से $65 तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। और साथ में जो इन्वेंट्रीज है आज डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि दो रीजन है यहाँ पे क्रूड बाइंग का। तो क्रूड में बाइंग करना चाहिए 55-85 के करीब, 56-45 के करीब का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 55-60 का। कॉपर में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कॉपर में बाइंग करनी चाहिए 904 के करीब, टारगेट होगा 912 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 901 का। जिंक जैसा आप बता रहे थे मनीषा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बारी जो 277.5 वाला रेंज है वो आना चाहिए। तो करंट लेवल पे भी बाइंग की सलाह रहेगी। 277.5 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 274.5 का। और मुझे लग रहा है कि ये अगर बैरियर, टेक्निकल बैरियर टूटता है तो जिंक में हम 280 वाला लेवल्स पे फिर से आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि अच्छी खासी तेजी के एक्सपेक्टेशंस मेटल्स में, फिर चाहे वो प्रेशस हो या बेस मेटल्स, बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर वंदना की तरफ से। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आपका भी सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम वापस जोड़ेंगे अपने साथ ब्रेक के बाद फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी को। उनसे जानेंगे ऑफकोर्स जो ये टैरिफ के बारे में जो ये टोन चेंज हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाएं। मतलब सब कुछ कहने सुनने और 50% टैरिफ के बाद अब यूएस एंड भारत की तरफ से पॉजिटिव नोट्स पे हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं। माना ये जा रहा है कि डील पूरी यहाँ पर शायद नवंबर तक हो जाएगी। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने सोशल पर इसके जल्द पूरे होने की उम्मीद जताई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी नमस्कार। हम जानते हैं कि डील शायद एग्री की वजह से अटकी थी और अब क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फिर से आती हुई नजर आई हैं, ऑफ कोर्स इट्स एनीबडीज गेस की फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगी, लेकिन क्या आपको लगता है भारत यहाँ पर लेने देने को तैयार होगा? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये डील खाली एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि ये तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, रशियन वॉर वगैरह वगैरह की वजह से ये यूएस ने इतना टैरिफ इंडिया का बढ़ा दिया, 50% कर दिया। सबसे ज़्यादा जो हमारा सेक्टर अफेक्टेड है वो मैरीन एक्सपोर्ट्स है। देखिए, श्रिम्प एक्सपोर्ट में जितना इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है $5 बिलियन का, उसमें से $2.4 बिलियन खाली यूएस को जाता है और उसमें 58% टैरिफ अब लग रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे इंडिया के निगोशिएटर्स ये कोशिश कर रहे होंगे कि ये टैरिफ 15% के आसपास या 15 और 20% के आसपास कहीं पर रुक जाए। मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, साउथ एशियन स्टेबिलिटी के लिए, और जो अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है उसके लिए। तो मैंने एक आर्टिकल में लिखा भी था कि सूनर और लेटर इंडिया से अमेरिका की टैरिफ एग्रीमेंट तो हो ही जाएगा। सिराज जी, इन सबके बीच में हमने काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन भारतीय बाजारों में यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी को लेते हुए देखी। काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने इसके बारे में बात की, साथ ही साथ दूसरे बाजार यहाँ पर खुले, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा पिछले 1 महीने में हुई है। यूरोपियन यूनियन, यूके के साथ हमने अपने जो FTAs हैं वो और स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर बात की है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेड है, आप कहेंगे वो यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आया है, इसमें से वो एक पॉजिटिव निकला है? ये एक अच्छा मैं कहता हूं कि इसका फॉल आउट है कि हमारे एक्सपोर्टर्स EU और US के अलावा दूसरे मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े भी हैं। अफ्रीका को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये एक सिल्वर लाइनिंग थी, लेकिन फिर भी ये तो कहना गलत होगा कि यूएस की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। यूएस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह बाकी है, और वो खाली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में नहीं है, बल्कि डायमंड्स में और टेक्सटाइल्स में, अपैरल एक्सपोर्ट में कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम यूएस को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंड करते हैं, और हमारे जो वर्कर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में उससे फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे निगोशिएटर्स को ये एहसास है और यूएस को भी ये एहसास है कि वो इंडिया को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
जो दूसरी बड़ी चीज़ थी वो सेल्फ सफिशिएंसी को लेकर हमने बहुत सारी हेडलाइंस यहाँ पर बनते हुए देखी, फिर चाहे वो एडिबल ऑयल पे था या फिर दालों में था, दोनों में ही जहाँ पर हम काफ़ी दूर हैं यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ से। मेरी नाफेड से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दालों के प्राइसेस हैं, जिस तरह से किसान वहाँ से हटे हैं, जिस तरह से ओरिजिन कंट्रीज़ ने भारत के लिए दाल उगाना शुरू किया है, आप कहेंगे इसको वापस टर्न अराउंड करने में समय नहीं लगेगा? देखिए, ये सेल्फ सफिशिएंसी तो बहरहाल एक पॉलिटिकल स्लोगन है। आप देखिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं वो पल्सेस के कल्टीवेशन को तो प्रमोट उतना नहीं कर रही हैं। हम तो मेज कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी इथेनॉल बनाने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि हमारी पॉलिसीज में थोड़ी सी रीथिंक, थोड़ी सी शिफ्टिंग की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों में ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से रिसर्च में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। उसमें पल्सेस भी हैं और एडिबल ऑयल्स भी हैं। और ये जो इथेनॉल के लिए हम ग्रेन्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसका प्रमोशन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो एक रॉन्ग पॉलिसी चॉइस है। सिराजी, जहाँ तक एडिबल ऑयल्स की भी यहाँ पर बात है, इंपोर्ट्स यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए ही नजर आए हैं और 60% तो हम एज अ बॉल पार्क नंबर लेके चलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि ये 65, 70 और आने वाले समय में शायद 75 भी हो सकता है। जिस तरह से हमने सोयाबीन में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है और जिस तरह से यहाँ पर किसान, जैसे आपने कहा, मेज की तरफ गए हैं। ये तो एक मुहिम्मा है, ये हम खुद ही नहीं समझ पाए हैं। हमारे कैलकुलेशंस ये दिखाते हैं कि इंडियन सोयाबीन फार्मर्स से सोयाबीन खरीद के सोयाबीन ऑयल बनाना सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इंपोर्ट करने के। बट फॉर सम रीजन विच आई हैव नॉट अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, ये क्लियर है कि काफ़ी इंपोर्ट्स को प्रीफर करते हैं। उसके लिए सप्लाई चेन्स बनी हुई हैं, वो ग्लोबल कंपनीज, इंडिया में भी वही कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट में भी वही कंपनीज हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है और हम समझते हैं कि इसके लिए काम करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो। सिराजी, आप क्या कहेंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि काफ़ी सारी फेरबदल शायद हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, चाहे वो टैरिफ्स के लिहाज से है, यूएस से किस तरह से चर्चा है। आज का हेडलाइन ऑफ कोर्स यहाँ पर श्रिम्प को लेकर है, सारे श्रिम्प स्टॉक्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, जिस तरह की बातचीत यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ होती हुई नजर आई है। लेकिन चाहे वो डेयरी है या सोय है, वीट, राइस, एग्रीकल्चर या फिर फिशरीज जिस तरह से हमने यहाँ पर देखी हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ यहाँ पर किए जाने की ज़रूरत है इन सेंस ऑफ ग्लोबल वीज़ावी इंडियन मार्केट्स? देखिए, एक बात तो यह है कि हमारे जो सरप्लसेस हैं एग्रीकल्चर के, वो मार्जिनल सरप्लसेस हैं और वो ईयर टू ईयर वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अदर फैक्टर्स। अब देखिए, इस साल भी हमने देखा कि पंजाब में, राजस्थान में काफ़ी खरीफ की क्रॉप्स को डैमेज हुआ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, आप देखिए कि वीट में स्टॉक लिमिट घटा दी है। तो सेल्फ सफिशिएंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह में और कुछ और चीज़ों में, स्पाइसेस में हम काफ़ी स्कोप देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुल मिला के इंडियन एग्रीकल्चर को जो प्रोटीन रिलेटेड क्रॉप्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा एनकरेजमेंट देने की ज़रूरत है, प्राइस सपोर्ट के माध्यम से और बाकी तरीक़ों से भी। पॉइंट टेकन। सिराजी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और आप जब आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हो ही जाती है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम टैरिफ, और जैसे आपने कहा कि सेल्फ सफिशिएंसी पे यहाँ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में बढ़े हैं, लेकिन यूएस को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कई सेक्टर्स के लिए यहाँ पर यूएस के साथ हैं, तो वो एक चीज़ है जहाँ पर आगे जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र रहेगी। और सबसे तेज़ नज़र ऑफकोर्स यहाँ पर यूएस फेड मीटिंग पे है, जो अगले हफ्ते 16-17 सितंबर को है। अगर एक पहली रेट कटौती यहाँ पर आती है तो बाजार काफ़ी हद तक उससे एक पॉजिटिव क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन है मार्केट्स में। वेल, चलिए, तो ये इस कार्यक्रम में यहाँ पर इतना ही समय है, लेकिन आपको याद दिला दें कि CNBC आवाज़ की एजुकेशनल पहल FNO गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुर सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस है इस बार। हमारी कोशिश है कि आपके मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएंगी।